हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी के एमसीक्यूज़। देखिए, एमसीक्यूज़ ये है कि इनके अलावा भी आपको बहुत मिलेंगे। जो मैं आज आपको कराने वाला हूँ ये है मेन और इम्पॉर्टेंट, और स्पेशली इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कुछ कंसेप्ट को। उसके बेस के ऊपर ही मैंने एमसीक्यूज़ ये इम्पॉर्टेंट रखे हैं, ताकि आपको चैप्टर भी एक्सप्लेन हो जाए और साथ में कंसेप्ट भी पता लग जाए और एमसीक्यूज़ की तैयारी भी हो जाए। तो चैप्टर वाइज मैंने स्टार्ट किया हुआ है। इसी तरीके से हम फिफ्थ चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी आफ्टर अ शेयर कैपिटल हम करने वाले हैं। नोट्स आपको जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो आपको मेरे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के, और प्रैक्टिस के लिए भी लिंक्स आपको वहीं पे मिल जाएंगी। अब देखिए, सबसे पहले टेस्ट में होगा क्या कि 15 एमसीक्यूज क्वेश्चंस आएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी के एमसीक्यूज मैंने जो रखे हुए हैं 15 होंगे। सभी के क्वेश्चंस का आंसर देना कंपलसरी होगा, कोई आप छोड़ नहीं सकते। 15 मिनट का टेस्ट होगा और पासिंग परसेंटेज 50 है, यानी अगर आपके 50 से कम आते हैं आप फेल माने जाओगे और रिजल्ट आपको एट द लास्ट ही होगा। और अगर आपने एक क्वेश्चन मतलब टिक कर दिया, सबमिट कर दिया, उसके बाद आप उस क्वेश्चन के ऊपर कभी वापस नहीं आ सकते कुछ और करेक्शन के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेंजिबल एसेट वुड नॉट नॉर्मली बी डेप्रिशिएटेड। ऐसी कौन सी ऐसी टेंजिबल एसेट होने के बावजूद भी, यानी फिक्स एसेट होने के बावजूद भी हम उसे क्या नहीं करते, दैट इज डेप्रिशिएट नहीं करते। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि मशीनरी और बिल्डिंग्स के तो ऊपर तो आप बहुत बार लेते हो। अब बात आती है क्या इक्विपमेंट और लैंड के बीच में इसका आंसर है, तो जी हाँ। तो क्या इक्विपमेंट आ सकते हैं? नहीं, इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है लेकिन लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगती। सो लैंड इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती। कभी आपने सोचा है कि लैंड की वैल्यू कम हो गई या लैंड ऐसे कम हो गई वैसे कम हो गई? नहीं ना। तो इन शॉर्ट आपका आंसर क्या है यहाँ पे? लैंड। बैलेंस शीट ऑल्सो कॉल्ड, बैलेंस शीट को हम एक और नाम से जानते हैं। क्या है उसका नाम? इनकम स्टेटमेंट। क्या उसमें से हमें कोई इनकम मिलती है तो हम उसे इनकम स्टेटमेंट कहते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकम स्टेटमेंट इज द अनदर नेम फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये याद रखिएगा। वो बैलेंस शीट नहीं होता। दूसरा है आपके पास एसेट लाइबिलिटी स्टेटमेंट। वैसे तो इसका नाम बन सकता है ये वाला एसेट और लाइबिलिटी स्टेटमेंट, पर असल में हमने एक्ट के अकॉर्डिंग चलना है। तो जो कंपनीज एक्ट है उसमें जो मेनली बैलेंस शीट को दूसरा नाम दिया गया है वो है पोजीशन स्टेटमेंट। तो इन सबको आपने एज इट इज़ मेनली याद रखना है। इसमें ज़्यादा आपको मतलब समझने वाली कोई मैटर इसमें नहीं है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस किस साइड के ऊपर शो होगा बैलेंस शीट के? लायबिलिटी और या फिर एसेट, या फिर दोनों साइड? वैसे पहली बात तो ये आ गया कि दोनों साइड के ऊपर कभी कोई चीज़ शो हुई नहीं है, तो ये तो ऑप्शन सिमिलरली वैसे ही डाला गया है कंफ्यूज करने के लिए। और एसेट या लायबिलिटी में इसका आंसर होने वाला है। अब एसेट या लायबिलिटी में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी आपको कोई इनकम मिली है और एडवांस में मिल रही है। अब कोई चीज़ इनकम मिली है, एडवांस में मिल रही है, और कोई चीज़ अगर एडवांस में मिल रही हो तो आपको पे करना ही पड़ेगा बाद में। यानी उस समय के लिए वो अभी आपके लिए क्या है? दैट इज आपकी क्या बन गई है? लाइबिलिटी। वो अभी के लिए आपकी क्या है? लाइबिलिटी है, ये याद रखना है। सो इसे हम कहाँ ले लेंगे? लाइबिलिटी आंसर में ले लेंगे। चलिए फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द फाइनेंशियल कंडीशन। अच्छा जी, इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में बता दे? अब याद रखना है कि कंपनी की जब भी फाइनेंशियल कंडीशंस की बात आती है तो उनकी एसेट और लाइबिलिटीज़ को मैटर किया जाता है। अब एसेट एंड लाइबिलिटीज़ क्या इनकम स्टेटमेंट शो करती है? जी नहीं, ये आंसर नहीं आएगा। क्या कैश फ्लोज में आपको एसेट लाइबिलिटीज़ के बारे में ज़्यादा पता चलता है? नहीं, उसमें कैश के बारे में ज़्यादा पता चलता है। अब क्या बैंक की या फिर बैलेंस शीट? अब बैंक स्टेटमेंट में तो क्या आपकी एसेट और लाइबिलिटीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाएगा? यानी क्या अकेली ऐसी शीट है जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में बताएगी, अकेले बैंक की? जी नहीं। तो इन शॉर्ट आपका आंसर क्या माना है? बैलेंस शीट। ठीक है जी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में सबसे ज़्यादा यही बताती है। अ डिविडेंड इज डैश डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑल शेयर होल्डर्स। डिविडेंड एक डैश है जो सब शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। क्या वो एक रेवेन्यू है, आपकी इनकम है? जी नहीं, आपकी इनकम तो है, लेकिन इनकम का मतलब होता है जितना आपने सेल किया उतना आपको मिल गया। ठीक है, लेकिन
ये चीज़ होती है कि जितने के मैंने शेयर्स बेचे थे उतने के शेयर्स का पैसा मुझे आया होता तो वो मेरा रेवेन्यू होता। अब उसके ऊपर मुझे कोई बेनिफिट हुआ है तो उसको नाम हम दे देते हैं प्रॉफिट। सो इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्रॉफिट कहेंगे। डिविडेंड कैन बी पेड इन द फॉर्म ऑफ, क्या डिविडेंड कैश की फॉर्म में जाता है, शेयर्स की फॉर्म में जाता है, डिबेंचर्स की फॉर्म में जाता है, या फिर सारी चीज़ों के बीच में जाता है। तो याद रखिएगा डिविडेंड हमेशा हमेशा और हमेशा कैश की फॉर्म में जाता है, ये आपको टोटली याद रखना है, ठीक है, कैश ओनली। अब टैक्स जो पे किया जाता है वो कहाँ पे शो किया जाता है, क्या वो डेफर्ड टैक्स एसेट है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। ये ऑलरेडी आपको माइंड में होना चाहिए कि डेफर्ड का मतलब होता है आने वाला टाइम पीरियड, लेकिन टैक्स एट अ टाइम कट होता है और ज़्यादातर प्रॉफिट के ऊपर कट होता है, तो इसलिए वो चीज़ क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये वाला। अब ऐसे कौन सी अमाउंट होती है जो हम राइट ऑफ करते हैं किसी नॉन लाइबिलिटी को, मतलब सॉरी, जो हम सेट असाइड करते हैं किसके लिए, दैट इज नॉन लाइबिलिटी को ख़त्म करने के लिए। मेरे पास कोई नॉन लाइबिलिटी है, मतलब मैंने जानी पहचानी मेरी आने वाली लाइबिलिटी है, मुझे पता है मैंने इसके लिए पैसा मतलब मुझे देना पड़ेगा आने वाले टाइम पीरियड में, जो पता है उसके लिए भी पैसा रखा हुआ है, वो चीज़ क्या होती है, क्या वो प्रोविज़न है, क्या वो रिजर्व है, क्या वो गुडविल है, या क्या वो रिटेन्ड अर्निंग है। ये आपको याद रखना है। अगर रिजर्व होता है वो अननोन लाइबिलिटी के लिए होता है, लेकिन जो प्रोविज़न होता है वो नॉन लाइबिलिटी के लिए होता है, जैसे कि प्रोविज़न फॉर बैड डेट। चलिए, इंटरेस्ट पेड ऑन द बोरोविंग। अब बोरोविंग के ऊपर इंटरेस्ट पे कर दिया गया है, वो कहाँ पे जाएगा, ये याद रखना है। अब आपने कोई चीज़ को पे किया है यानी बोरोविंग आती है, अब बोरोविंग के बेस के ऊपर आप बात कर रहे हो, तो बोरो क्या होता है, मतलब मैंने किसी चीज़ को बोरो किया, ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट देने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि जो आपने रेज़ किया पैसा, मतलब मेरे पास जो कोई पैसा रेज़ मैंने करना है, जिस मतलब बोरो मतलब मेरा एक रेजिंग सोर्स है, मैंने उससे रेज़ कर लिया फाइनेंस, अब उसके ऊपर भी मुझे इंटरेस्ट देना पड़ गया यानी खर्चा देना पड़ गया, तो वो मेरा खर्चा क्या होगा, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट है जी नहीं, क्या वो एक अलग सा मेरा खर्चा है, या फिर मेरी फाइनेंस कॉस्ट है, या फिर मेरी मिसलेनियस एक्सपेंसेस है। तो फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है एक ऐसी कॉस्ट जो मैं पैसा रेज कर रहा हूँ जिससे उसके ऊपर भी मुझे रेज करने के लिए कुछ खर्चा लग रहा है। मैंने 1 लाख रुपए लेने थे, लेकिन उसके ऊपर लेने के लिए भी मुझे अभी 10,000 रुपये देने पड़ गए, वो क्या है, फाइनेंस कॉस्ट। तो यही केस आपकी एग्जाम्पल है ऊपर। तो इसलिए जो इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग है वो किसके एग्जाम्पल है, फाइनेंस कॉस्ट की। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है, स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस अकाउंट है, या स्टेटमेंट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट है। अब रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, कुछ समय के लिए संभाल के रखना अपने, मतलब अननोन लाइबिलिटी के लिए पैसे, मतलब रिटेन मतलब थोड़े समय के लिए आप कह सकते हो कि पैसा साइड पे रख दिया कि क्या पता आगे कहाँ पे यूज़ होना हो, ठीक है। तो क्या वो पी एंड एल उसे कहा जाता है, जी नहीं, उसे तो इनकम स्टेटमेंट कहा जाता है। अब क्या सरप्लस अकाउंट होता है, क्या उसमें से आप सरप्लस अकाउंट रख लेते हो, जी नहीं, सरप्लस में से रखते हो, सरप्लस अकाउंट नहीं आएगा। अब ट्रेडिंग तो किसी चीज़ के मेरे ख्याल से रिलेट नहीं करता, तो याद रखना है रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट, ठीक है जी। ये अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स जो कंपनीज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये नाम इसे दिया गया है। अ कंपनी ए हैव शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी, देन वो क्या माना जाएगा, अगर एक कंपनी के अपनी ही सब्सिडरी कंपनी में शेयर्स हैं तो वो क्या है उनके लिए, क्या वो एक एसेट है, क्या वो लाइबिलिटी है, क्या वो इनकम है, क्या वो एक्सपेंस है। तो अब किसी के शेयर्स, पहली बात तो शेयर्स की नेचर क्या है, वो इनकम है या एक्सपेंस है, ये दोनों ही नहीं है। अब क्या एसेट या लाइबिलिटी है, जी हाँ, इनमें से कोई एक है। अब वो शेयर्स उन्होंने अपनी ही सब्सिडरी कंपनी में लगाए हैं, तो है तो एक कंपनी। अब जो जने ये कह सकते हैं कि शेयर्स हैं तो इसका मतलब लाइबिलिटी हो सकता है, जी नहीं, इसका आंसर एसेट है, क्योंकि उन्होंने अपनी ही सब्सिडरी कंपनी में पैसा लगाया है, शेयर्स लिए हैं, तो इसका मतलब एसेट ऑफ द कंपनी। अब लूज टूल्स किस हेड के अंडर आप डालोगे, अब लूज टूल से आपको कहीं ना कहीं ये आता होगा कि यार चलो इसे हम लाइबिलिटी तो नहीं डाल सकते,
करंट एसेट डाल सकते हैं या फिर अदर करंट एसेट डाल सकते हैं। अब करंट एसेट और अदर करंट एसेट में क्या डिफरेंस होता है, पहले तो ये समझिए। करंट एसेट का मतलब है यहाँ पे जो नॉर्मली आपको पता है कि वो करंट एसेट होंगी ही होंगी, और अदर में मतलब जो चीज़ का अता पता नहीं है कि क्या वो करंट एसेट में डाली जाए या नहीं डाली जाए, वो हम ले लेते हैं एक्स्ट्रा में। अब बात आती है यहाँ पे लूज टूल्स की। तो लूज टूल्स नॉर्मली हम सुनते आ रहे हैं, कोई ऐसे टूल्स जो काम करने में, मशीनरी वगैरह में चलाने में मदद करें, वो होती हैं हमारे टाइम पीरियड में, छोटे टाइम पीरियड में, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट। द इनकम स्टेटमेंट ऑफ द पब्लिक कंपनी ऑल्सो कॉल्ड। अब इनकम स्टेटमेंट ये मैंने पीछे भी रिपीट कर दिया है वैसे तो, अब आपको आंसर ऑलरेडी पता होना चाहिए वैसे तो, फिर भी आप याद रखिएगा कि इनकम स्टेटमेंट को एक और नाम दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से जाना जाता है। अब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसे हम समराइज कर रहे हैं कंपनी के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के साथ। क्या वो स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी है? क्या वो एक शेयर होल्डर्स द्वारा लगाए गए पैसों की जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें ये सब कुछ होता है? जी नहीं, ये कंपनी की बात है, अकेला उनकी नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या रेवेन्यू एक्सपेंसेस शो होते हैं? जी नहीं। अब बैलेंस शीट में तो एसेट एंड लायबिलिटीज होती हैं, तो बचा हुआ आंसर भी इसका क्या है? इनकम स्टेटमेंट का ही ये डेफिनेशन दी गई थी। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी को क्या कहा, मतलब कहाँ शो किया जाता है? क्या वो एसेट है कंटिंजेंट लायबिलिटी या फिर लायबिलिटी? अब नाम से तो लायबिलिटी है, क्या उसे एसेट डाल सकते हो? पहली बात तो एसेट का ऑप्शन ही खत्म हो गया यहाँ पे। फिर भी कई होते हैं जो डाल देते हैं, तो उनको ये कह दिया जाए कि कंटिंजेंट लायबिलिटी नाम से लायबिलिटी है तो इसे हम एसेट नहीं डालेंगे। अब लायबिलिटी है, मेन हेड है या फिर फुट नोट है? अब यहाँ पे बताना है आपको कि कंटिंजेंट लायबिलिटी जब आप अपनी कंपनीज एक्ट 2013 की बैलेंस शीट को देखते हो तो वहाँ पे आप कभी भी कंटिंजेंट लायबिलिटी की हेडिंग को मेन या फिर बैलेंस शीट के अंदर नहीं देखोगे। आप उसे हमेशा कोई भी लायबिलिटी होगी तो लास्ट में जाकर एज अ फुट नोट डाल दोगे। तो याद रखना है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी को कहाँ डाला जाता है? फुट नोट में। अब यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस देखिए मैंने कर लिए, सारे के सारे सही हैं। कोई नीड हुई अगर आपको एक्सप्लेनेशंस की तो वो साथ में आपको एक्सप्लेनेशंस भी दे दी गई हैं। कहीं पे लगा सिंपल क्वेश्चन है तो वहाँ पे आप सिंपल अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ऐसे ही दोस्तों बस ये सारी चीज़ें आपने कर लेनी है अपनी रिवीजन के लिए, और आपको अनदर लिंक्स भी इसके साथ साथ नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं, आप वहाँ से आसानी से इस चीज़ को कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो आज की बस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आज की वीडियो में इतना ही मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।